अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा को अंग्रेजी में टाइड्स कहा जाता है। हम इस वीडियो में समझेंगे ज्वार भाटा का अर्थ क्या होता है, ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आने का समय क्या होता है और ज्वार भाटा के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ज्वार भाटा का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण पृथ्वी पर स्थित सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा, जिसे अंग्रेजी में टाइड्स कहते हैं। तो ज्वार भाटा होता क्या है? अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे तो वहाँ पे देखोगे जो समुद्र का जल होता है कभी ऊपर उठता है कभी नीचे जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में टाइड्स कहा जाता है। समझ में आ गया? उससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारी तरंगे कहते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब समुद्र का पानी कभी ऊपर उठता है कभी नीचे जाता है तो उससे क्या होता है, वहाँ पे एक तरंगे उठती है। उस तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वारी तरंगे कहते हैं। समझ में आ गया? आगे समझो। यहाँ पे सागरी जल के ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार कहते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे देखोगे तो कभी कभी जो समुद्र का पानी होता है वो किनारे तक, बहुत ज़्यादा किनारे तक होता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग ज्वार कहते हैं। समझ में आ गया? तथा सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे बैठे रहोगे तो देखोगे कभी कभी क्या होती हैं, जो पानी होता है बहुत तट की तरफ आया रहता है। तो जब पानी तट की तरफ आया रहता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब पानी क्या तट से पीछे की तरफ चला जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। तो आइए हम इसे कुछ चित्र के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो चित्र बनाया है, एक है ज्वार आने की स्थिति और एक है भाटा आने की स्थिति। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एक महासागर है समझ लो, या सागर है समझ लो। यहाँ पे आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और ये वाला भाग जो है ये समुद्र का तट है। तट का मतलब क्या होता है? किनारा। आप यहाँ पे एक पेड़ देख रहे हो तो ये ज्वार की स्थिति में क्या होता है, पानी जो होता है किनारे की तरफ ज़्यादा होता है। तो जिसके कारण जो पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के जो नीचे वाला भाग है वहाँ पे चारों तरफ क्या है, पानी से भरा हुआ है। तो जब ज्वार आता है तो क्या होता है, किनारे जो होता है पानी बढ़ जाता है, यानी पानी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो तो ये ज्वार की स्थिति है। ज्वार की स्थिति में क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है वो किनारे की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ये पेड़ है, पेड़ के नीचे अगर देखोगे तो जो पेड़ के नीचे वाला भाग है वो दिखाई नहीं दे रहा, यानी इसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। तो ज्वार की स्थिति में होता क्या है, पानी जो होता है किनारे की तरफ ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? और भाटा की स्थिति क्या होती है, तो वही समुद्र है, जगह वही है। दूसरे चित्र में मैंने भाटा की स्थिति दिखाई है। तो यहाँ पे देख रहे हो जो पेड़ है यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पानी जो है पीछे की तरफ चला गया है। तो जब पानी पीछे की तरफ चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। समझ में आ गया? अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे तो जब पानी जो है किनारे पे ज़्यादा रहता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब वही पानी पीछे की तरफ चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। तो ज्वार भाटा आता कहाँ पे है, समुद्र के किनारे आते हैं। समझ में आ गया? जब आप समुद्र के किनारे जाओगे तभी आपको ज्वार भाटा की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ज्वार भाटा क्या होता है, मुझे यकीन है कि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम समझते हैं ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है। यानी अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे तो पानी जो होता है तट के सामने कभी ज़्यादा क्यों हो जाता है और कम क्यों हो जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो कारण समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। तो पृथ्वी के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है नीले कलर का, मैं पानी दिखाया हूँ, समझ में आ गया? तो पृथ्वी के ऊपर ज्वार भाटा क्यों आता है, तो इसका सीधा सीधा कारण है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर अपना जो गुरुत्व आकर्षण शक्ति है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर गुरुत्व आकर्षण बल लगाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, पानी जो है चंद्रमा की तरफ भागने लगता है। समझ में आ गया?
चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर अपना गुरुत्व आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण पानी क्या होता है, चंद्रमा की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर स्थल क्यों नहीं खींचा जाता है, सिर्फ पानी ही क्यों जाता है, ये भी आप समझो। क्योंकि स्थल जो होता है ठोस अवस्था में होता है, वो जल्दी आकार बदलता नहीं, और पानी जो होता है तरल अवस्था में होता है, इसीलिए पानी क्या करता है, अपना आकार बदल लेता है। तो जहाँ पे चंद्रमा होता है पानी उस तरफ क्या होता है, खींचा हुआ चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ज्वार की स्थिति होती है। कभी कभी आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आने का कारण क्या हो सकता है, तो आप लिख देना, सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आते हैं। क्लियर हुआ, आगे समझो। पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ए है पृथ्वी, ए है चंद्रमा, यहाँ पे है सूर्य। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपर अपना गुरुत्व आकर्षण बल लगाते हैं, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर ज्यादा लगता है और सूर्य का कम लगता है। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत नजदीक है। तो यह है पृथ्वी और यह चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण पृथ्वी के ऊपर जो आकर्षण बल है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। सूर्य का क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से काफी दूर है। समझ में आ गया। चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण बल का जो प्रभाव होता है पूरे पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन उसका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव जो है पृथ्वी के ऊपर जो सागर है यानी जो पानी वाला भाग है उस पर ज्यादा पड़ता है। क्लियर हुआ, अब आगे समझो। एक ही समय पर पृथ्वी पर दो जगहों पर ज्वार एवं भाटा की स्थिति होती है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक ही समय पर दो जगह पे ज्वार आता है और दो जगह पे भाटा आता है। कैसे आता है, यहां पे आप अच्छे से समझो। पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है वहां पर ज्वार आता है। तो पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है वहां पे क्या आता है, ज्वार आता है। ये पृथ्वी है और ये नीला कलर वाला जो दिखाई दे रहा है पानी है। तो यहाँ पे देख रहे हो चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जिसके कारण पानी का खिंचाव जो है किधर जा रहा है, चंद्रमा की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया। तो चंद्रमा जिस तरफ होता है उसी तरफ क्या होता है, ज्वार की स्थिति पैदा होती है। ज्वार की स्थिति में क्या होता है, पानी जो होता है चंद्रमा की तरफ खींचता है। समझ में आ गया। तो यहां पे फिर से समझो, पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है वहां पर ज्वार आता है। ज्वार में क्या होता है, पानी जो है आगे की तरफ चला जाता है। तो जहां जहां पे चंद्रमा रहेगा वहां पे क्या आएगा, ज्वार आएगा। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। समझ में आ गया। तो जिसके कारण चंद्रमा जहां जहां पे रहेगा वहां का पानी क्या रहेगा, चंद्रमा की तरफ खींचा हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ, आगे समझो। और इस भाग के बिल्कुल पीछे भाग में ज्वार की स्थिति होती है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चंद्रमा है तो यहाँ पे ज्वार आता है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि चंद्रमा का जो बल है यानी जो आकर्षण बल है वो पृथ्वी के ऊपर लग रही है। इसके कारण जो पानी है पृथ्वी का वो चंद्रमा की तरफ खींचा हुआ चला जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत में भी ज्वार आता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर अपना बल लगा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के इस भाग में क्या आ रहा है, ज्वार आ रहा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत में भी ज्वार आता है। समझ में आ गया। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझो। ठीक है। हाँ, ज्वार की स्थिति ऐसा पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा है इसलिए ज्वार आया, और इसके विपरीत दिशा में यहाँ पे ज्वार आने का जो सही कारण है वो है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। अब अपकेंद्री बल क्या होता है, इसको आप उदाहरण से समझो। मान लेते हैं आप 15 या 20 किलो का वजन, कोई वजन है, किसी पदार्थ का वजन है 15-20 किलो, आप उसको उठाओगे तो क्या करोगे, वो वजन आपको अपनी तरफ खींचेगा और आप उसे अपनी तरफ, आप अपने आप को संतुलित करने के लिए उस भार को क्या करोगे, अपनी तरफ खींचोगे। ठीक है। ठीक वैसे ही चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है।
और पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है। समझ में आ गया? तो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करती है, एक बल लगाती है। पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक बल लगाती है। उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल। जब यहाँ पे ज्वार आता है तो पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करती है, एक बल लगाती है। उस बल के कारण इसके विपरीत दिशा में भी क्या होता है, ज्वार आता है। जब आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा के विपरीत दिशा में ज्वार आने का क्या कारण है, तो वहां पे लिख देना पृथ्वी का जो अपकेंद्री बल है उसके कारण चंद्रमा के ठीक बिल्कुल पीछे भी क्या होता है, ज्वार आने का कारण होता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार एवं भाटा आता है। तो अभी आपको मालूम है पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। घूर्णन का मतलब क्या होता है, अपने जगह पे गोल गोल पृथ्वी क्या करती है, घूमती रहती है। तो जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर एक ही समय में 2 जगह क्या होता है, ज्वार आता है और 2 जगह भाटा आता है। कैसे आता है आप समझो। मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी के इस जगह पे क्या है, ज्वार आया है। तो इसके विपरीत दिशा में क्या आएगा, ज्वार आएगा। अभी जब पानी इधर भी खिंच जाएगा, इधर भी खिंच जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। अगर मैं कोण बनाऊं तो एक ऐसा और ऐसा बनेगा। तो 90 अंश का कोण जहाँ पे बनता है इस वाले भाग में, और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा ऐसे। इस वाले भाग में क्या होता है, भाटा की स्थिति होती है। तो भाटा की स्थिति में क्या होता है, पानी कम हो जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या है, भाटा है, यहाँ पे भाटा है, और यहाँ पे ज्वार है, और यहाँ पे ज्वार है। जब यहाँ पे भाटा आएगा तो ठीक इसके विपरीत में भी क्या आएगा, भाटा आएगा। तो ज्वार कहाँ पे आता है, 180 डिग्री में। 180 डिग्री में क्या होता है, अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो चंद्रमा अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे ज्वार आएगा और यहाँ पे ज्वार आएगा। ठीक उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, भाटा आता है। तो पृथ्वी पर एक ही जगह पर 2 जगह ज्वार आता है और 2 जगह जो होता है भाटा आता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे ज्वार आया है तो क्या होगा, 12 घंटे बाद ए वाला भाग घूम के यहाँ पे आ जाएगा और ए वाला भाग जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ज्वार इस जगह पे आया है तो दूसरा ज्वार उस जगह पे कब आएगा, 12 घंटे में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण हम थोड़ा आगे समझते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे समझो, ज्वार भाटा का समय, यानी कि ज्वार भाटा पृथ्वी के ऊपर कब कब आती है। तो आइए समझते हैं। पृथ्वी पर एक ही जगह पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। तो हमने समझा कि पृथ्वी के ऊपर एक ही समय में क्या होता है, 2 बार ज्वार आता है। 24 घंटे में क्या होता है, 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा है तो यहाँ पे ज्वार आएगा, इसके विपरीत दिशा में ज्वार आएगा, और यहाँ पे भाटा आएगा और यहाँ पे भाटा आएगा। समझ में आ गया? तो 24 घंटे में क्या होता है, पृथ्वी पर एक ही जगह पर 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। लेकिन यह हर 12 घंटे के बाद नहीं आता, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। अभी आपको मालूम है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 12 घंटे नहीं 24 घंटे का वक्त लगता है। तो यहाँ से यहाँ पृथ्वी को घूमने के लिए सिर्फ 12 घंटे का समय लगेगा। तो दूसरा जो ज्वार है उसे आने में एक ही जगह पे 12 घंटे का वक्त लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा ज्वार कब आएगा, दूसरा ज्वार जो रहेगा एक ही समय पे 12 घंटे 26 मिनट के बाद आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे ज्वार आया है, यहाँ पे ज्वार आया है, तो 12 घंटे बाद पृथ्वी क्या करती है, गोल गोल घूमती है। तो ए वाला भाग जो है 12 घंटे में यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो 12 घंटे बाद फिर से यहाँ पे ज्वार आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 12 घंटे में नहीं आता है। अगला ज्वार कब आएगा, 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण है, आप इसको समझो। यहाँ पे ध्यान दो, ज्वार उत्पन्न होने में 26 मिनट का अंतर पृथ्वी के घूर्णन गति एवं चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति के कारण होता है। तो ये 12 घंटे और 26 मिनट यानी 26 मिनट का अंतर क्यों होता है। तो अभी आपको मालूम है पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, जिसे हम लोग घूर्णन करते हैं। और आपको मालूम है चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, अगर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ज्वार की स्थिति है, तो 12 घंटे बाद ए वाला भाग जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना।
12 घंटे बाद ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 26 मिनट का अंतर आता है। तो 26 मिनट में होता क्या है, चंद्रमा यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाता है। अभी आपको मालूम है चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब ए वाला जगह 12 घंटे में यहाँ पे पहुँचेगा तो चंद्रमा भी क्या होगा, अपने जगह से थोड़ा सा दूर खिसक जाएगा, यानी चंद्रमा यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अभी अगला ज्वार कहाँ पे आएगा, अगला ज्वार वो यहाँ पे आएगा और इस वाले भाग में आएगा। तो पृथ्वी को इतना घूमने के लिए 26 मिनट का और वक्त लगता है। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पे कारण बताया गया। अगला ज्वार आने के लिए क्या होता है, पहला कारण क्या है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, और दूसरा क्या होता है, चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति के कारण होता है। तो आप देख रहे हो एक ज्वार आने के बाद दूसरा ज्वार कब आएगा, 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्वार कितने बजे आया है मान लेते हैं, आगे मैं उदाहरण दी हूँ तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो, मैं समझाया हूँ। जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाकर पहले वाले स्थान पर पहुँचती है तो चंद्रमा भी अपने पथ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं पृथ्वी यहाँ से 12 घंटे में घूम के यहाँ पे पहुँच गई, तो चंद्रमा भी क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाता है। इसलिए जो 26 मिनट का अंतर, यानी कि 26 मिनट और वक्त लगता है, पृथ्वी को थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, तब यहाँ पे ज्वार की स्थिति होती है। क्लियर हुआ? आगे समझो, उदाहरण देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। पृथ्वी के किसी स्थान पर यदि सुबह 6 बजे ज्वार आता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 बजे ज्वार आया है, कब, सुबह के 6 बजे यहाँ पे ज्वार आया है। ठीक है, तो उसी स्थान पर अगला ज्वार जो रहेगा 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे सुबह जो है 6 बजे ज्वार आया है, तो अगला ज्वार कब आएगा उस स्थान पे, 12 घंटे 26 मिनट के बाद, यानी कि शाम को 6:26 पर आएगा। यहाँ पे अगर सुबह 6 बजे ज्वार आया है तो अगला ज्वार कब आएगा, क्योंकि 12 घंटे के बाद पृथ्वी यहाँ पे पहुँच जाएगी घूर्णन करके, उसके बाद चंद्रमा क्या होगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, उसके कारण 26 मिनट पृथ्वी को क्या होगा और घूमना पड़ेगा। तो जिसके कारण क्या होता है, तो 12 घंटे 26 मिनट का वक्त लग जाता है। तो यानी एक ज्वार से दूसरे ज्वार को आने में कितना समय लगता है, 12 घंटे 26 मिनट का वक्त लगता है। थोड़ा और यहाँ पे ध्यान दो, मान लेते हैं आपको मालूम है पृथ्वी क्या करती है, गोल गोल घूमती है। समझ में आ गया? कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो ज्वार और भाटा की स्थिति कितने समय में होनी चाहिए, 6-6 घंटे में, क्योंकि आपको मालूम है पृथ्वी पर एक ही समय में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। तो अगर हम 4 से भाग देंगे तो 6-24 होता है। तो 6-6 घंटे के अंतराल में ज्वार और भाटा आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, चंद्रमा भी चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी के, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर इस जगह पे ज्वार आया है तो ठीक 6 घंटे 13 मिनट बाद इस जगह पे क्या हो जाएगा, भाटा आ जाएगा, यानी ये वाला भाग यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये वाला भाग जो है, अगर यहाँ पे ज्वार आया है तो 6 घंटे 13 मिनट बाद ये वाला भाग यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस वाले भाग में क्या आ जाएगा, भाटा आ जाएगा। और ठीक 6 घंटे 13 मिनट बाद ये वाला भाग यहाँ पे पहुँच जाएगा, जिसके कारण फिर से ज्वार आ जाएगा। फिर 6 घंटे 13 मिनट ये वाला भाग यहाँ पे पहुँच जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे भाटा आ जाएगा। फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद ये वाला भाग यहाँ पे पहुँच जाएगा, जिसके कारण फिर क्या पे आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। अब हमें समझना है कि ज्वार भाटा के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए ज्वार भाटा के प्रकार के बारे में समझते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, ज्वार भाटा के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है उच्च तथा बृहद ज्वार भाटा, जिसे अंग्रेजी में स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। बृहद या उच्च का मतलब क्या होता है, बड़ा ज्वार भाटा। समझ में आ गया? दूसरा प्रकार है निम्न अथवा लघु ज्वार भाटा, जिसे अंग्रेजी में नीप टाइड कहा जाता है। लघु का मतलब होता है छोटा ज्वार भाटा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं उच्च तथा बृहद ज्वार भाटा क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में स्प्रिंग टाइड कहते हैं। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो 2 दिन याद रखना, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। समझ में आ गया? पूर्णिमा और अमावस्या को क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं या एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। समझ में आ गया? ऐसी स्थिति में
पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव एक साथ पड़ता है। होता क्या है यहाँ पे, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्व आकर्षण प्रभाव है एक साथ पृथ्वी पर पड़ता है। समझ में आ गया? आगे समझो। इसके कारण पृथ्वी पर पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन उच्च ज्वार का निर्माण होता है, जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। तो होता क्या है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो जिसके कारण सूर्य क्या करता है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि एक गुरुत्व आकर्षण बल जो है लगता है किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। चंद्रमा और सूर्य का एक साथ लगता है। सूर्य क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है और चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको मालूम है कि चंद्रमा के सामने क्या आता है, हमेशा ज्वार आता है और इसके विपरीत भी ज्वार आता है। लेकिन दोनों के, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व आकर्षण बल के कारण क्या होता है, एक बृहत ज्वार का निर्माण होता है, यानी बहुत बड़ा ज्वार आता है। समझ में आ गया? इसका कारण क्या होता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है, एक बहुत उच्च यानी कि बहुत बड़े ज्वार का निर्माण होता है। कितना होता है, इनकी ऊंचाई जो होती है सामान्य से 20% जो होती है अधिक होती है। यानी कि जो ज्वार भाटा होता है रोज आते रहते हैं पृथ्वी पर। समझ में आ गया? जो उच्च ज्वार भाटा होते हैं वो रोज आते रहते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन क्या होता है, जो सामान्य ज्वार भाटा आते हैं उससे 20% इस दिन अधिक आता है। समझ में आ गया? ठीक है। अमावस्या के दिन क्या स्थिति होती है, यहाँ पे देखो, अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे सूर्य है, तो तीनों क्या हो जाते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर बल लगा रहा है और सूर्य जो है चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर बल लगा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत बड़े ज्वार का निर्माण हो रहा है। तो जब यहाँ पे ज्वार आता है तो इसके विपरीत में भी ज्वार आता है। किसके कारण, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, एक बल लगाती है जिसे अपकेंद्री बल कहा जाता है। समझ में आ गया? तो चंद्रमा यहाँ पे कैसे आया, आपको मालूम है, चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे समझो। दूसरा है निम्न अथवा लघु ज्वार भाटा। निम्न का मतलब होता है छोटा और लघु का मतलब होता है छोटा, जिसे अंग्रेजी में नीप टाइड कहते हैं। तो आइए समझते हैं। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने वाली दिशाओं में स्थित होते हैं। तो होता क्या है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन होता क्या है, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा और सूर्य क्या करते हैं, समकोण बनाते हैं, यानी कि 90 अंश का, 90 डिग्री का क्या करते हैं, कोण बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो 90 डिग्री का क्या हो रहा है, कोण बनता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यहाँ पे भी देखो सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया और यहाँ पे चंद्रमा हो गया, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, फिर से समझो। शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर क्या करते हैं, समकोण बनाने वाली दिशाओं में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, पूर्णिमा के बाद वाली अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति, यानी पूर्णिमा के बाद जो अष्टमी आती है उसमें पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की कैसी स्थिति होती है, यहाँ पे चंद्रमा होता है, यहाँ पे पृथ्वी होती है और यहाँ पे सूर्य होता है। समझ में आ गया? और अमावस्या के बाद वाली अष्टमी के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है, तो यहाँ पे सूर्य होता है, यहाँ पे पृथ्वी होती है और यहाँ पे चंद्रमा होता है। तो लेकिन यहाँ पे देख रहे हो दोनों जगहों पर क्या हो रहा है, सप्तमी या अष्टमी के दिन पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा और सूर्य में क्या हो रहा है, समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों जगहों पे। तो जिसके कारण होता क्या है, सूर्य तथा चंद्रमा का जो गुरुत्व आकर्षण बल है एक दूसरे के विरुद्ध काम करता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पृथ्वी के ऊपर यहाँ से क्या कर रहा है, चंद्रमा बल लगा रहा है और यहाँ से सूर्य बल लगा रहा है। यहाँ से पानी को क्या कर रहा है, चंद्रमा इधर से खींच रहा है और सूर्य क्या कर रहा है, इधर से खींच रहा है। समझ में आ गया?
वही स्थिति यहाँ पे भी हो रही है। सूर्य क्या कर रहा है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है और चंद्रमा अपनी तरफ खींच रही है। समझ में आ गया? इसके कारण होता क्या है, जिसके कारण एक कम ऊंचाई वाला ज्वार का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे बल लग रहा है और एक यहाँ पे, यानी कि विरुद्ध बल लग रहा है, जिसके कारण एक कम ऊंचाई वाला जो ज्वार है उसका निर्माण होता है। कहाँ पे? चंद्रमा की तरफ। समझ में आ गया? होता है जिसे निम्न ज्वार कहते हैं, तो इसे ही निम्न ज्वार कहा जाता है। समझ में आ गया? जिस यहाँ पे देख रहे हो, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य समकोण में होते हैं तो उस समय क्या होता है, निम्न ज्वार अथवा लघु ज्वार की स्थिति होती है। इनकी ऊंचाई जो होती है सामान्य से 20% जो होता है कम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निम्न लघु ज्वार कहा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।